मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे अरस्तू के संविधान विषयक विचार। और ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए और एमए प्रीवियस के पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी है। तो उसमें हम पहले ये बात करेंगे कि राज्य और सरकार और संविधान के बारे में अरस्तू क्या कहते हैं। तो उन्होंने अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसके तीसरे खंड के प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया कि राज्य नागरिकों का समूह है तथा संविधान या सरकार राज्य के निवासियों का व्यवस्थापन है। लेकिन अरस्तू ने संविधान तथा सरकार दोनों को पर्यायवाची शब्द माना है। उनकी दृष्टि में संविधान तथा सरकार दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान अर्थ रखते हैं। अतः विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि अरस्तू के दृष्टिकोण से ही यहाँ संविधान और सरकार दोनों का वर्णन संविधान शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। अब संविधान की क्या परिभाषा है, इसमें अरस्तू की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसके तीसरे, चौथे और छठे खंड में संविधान या सरकार का वर्णन किया गया है और उसने संविधान पर असंबद्ध रूप से अपने विचार प्रकट किए हैं। तो इसमें संविधान के बारे में उन्होंने लिखा है कि संविधान राज्य के शासकीय पदों, विशेषकर उच्च पदों की व्यवस्था है और राज्य में सर्वत्र सरकार सार्वभौम है। इस प्रकार संविधान ही सरकार है। संविधान राज्य के विभिन्न शासकीय पदों का संगठन है। ये शासन करने वाली सार्वभौम संस्था तथा प्रत्येक समुदाय के उद्देश्य को निर्धारित करती है। अब संविधान का विश्लेषण की दृष्टि से विश्लेषण करें तो अरस्तू की जो परिभाषा है उसके अध्ययन से हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि वह संविधान को राज्य के शासकीय पदों का संगठन मानता है। राज्य के प्रशासन की रूपरेखा क्या होगी, प्रशासन किस सिद्धांत पर आधारित होगा, सरकार के 3 अंग विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका का निर्माण कैसे होगा, उसके कार्यों का वितरण किस प्रकार किया जाएगा और कैसे इन पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, किन किन कार्यों का संचालन उन्हें करना होगा, इन सब बातों का निर्धारण संविधान के द्वारा किया जाता है। और संविधान यह भी निश्चित करता है कि राज्य में शासन करने वाली कौन संस्था होगी, अर्थात शासन करने वाली संस्था में ही संप्रभुता का निवास रहता है। इसके अलावा अरस्तू ने राज्य को एक सर्वोच्च समुदाय माना है। तो यहाँ समुदाय के उद्देश्य का अर्थ राज्य का उद्देश्य है। किसी भी समुदाय की रचना किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है और राज्य का भी अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो उपयुक्त बातों से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि संविधान राज्य के उद्देश्य, सार्वभौम सत्ता, शासकीय पदों का निर्धारण करता है। और दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में यदि कहें तो सरकार ही राज्य के उद्देश्य का निर्धारण, प्रशासन का संगठन और संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है। अब संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इस पर हम विचार करें तो 2 आधार अरस्तू प्रस्तुत करते हैं। एक है लक्ष्य तथा संख्या। ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि अरस्तू के संविधान और सरकार दोनों का अर्थ समान है। अब अरस्तू संविधान या सरकार का वर्गीकरण 2 सिद्धांतों के आधार पर करते हैं।
कि संविधान का लक्ष्य राज्य की सभी जनता के सामान्य हितों की रक्षा करना है अथवा केवल शासक वर्ग के हितों या स्वार्थों की पूर्ति करना है। दूसरा, राज्य की शासन सत्ता एक व्यक्ति में, कुछ व्यक्तियों में या अनेक व्यक्तियों के हाथों में रहती है, अर्थात शासक की संख्या के आधार पर भी संविधान का वर्गीकरण किया गया है। तो ये एक तो उसका उद्देश्य हो गया यानी लक्ष्य हो गया, और दूसरा संख्या यानी संप्रभुता का निवास कहाँ पर है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और है कि संविधान का शुद्ध रूप है या विकृत रूप है। तो अरस्तु का एक कथन है कि प्रत्येक संविधान के दो उद्देश्य हैं जिनको लेकर वो अपना कार्य करता है। यदि वह जनसाधारण के हितों के लक्ष्य के अनुसार कार्य करता है तो उसे शुद्ध रूप, प्योर फॉर्म कहेंगे, जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और पॉलिटी या बहुतंत्र कहें, संवैधानिक तंत्र कहें उसे। अगर संविधान व्यक्तिगत हित, वर्ग हित, समूहगत स्वार्थ के आधार पर आधारित है तो उसे संविधान का विकृत रूप कहा जाएगा, जैसे निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और प्रजातंत्र। तो ये अरस्तु ने एक विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि संविधान में संप्रभुता का निवास, उस राज्य में संप्रभुता का निवास कहाँ है और शासकों का उद्देश्य क्या है। तो उसमें शासकों के उद्देश्य के आधार पर दो रूप हैं, यानी शुद्ध रूप और विकृत रूप। और संप्रभुता का निवास के आधार पर उसके तीन रूप हैं। शुद्ध रूप में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और श्रेष्ठ तंत्र, जिनको पॉलिटी कहता है, बहुतंत्र कहता है। और शासन का विकृत रूप में निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और प्रजातंत्र है। अब एक एक पर हम विचार करेंगे और सबसे पहले संविधान के शुद्ध रूप पर बात करेंगे। अब संविधान के इस वर्गीकरण के शुद्ध और विशुद्ध रूप से जानने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा उनके गुरु के बारे में करेंगे। और आप सबको इस बात का स्मरण होगा कि राज्यों का वर्गीकरण करते समय प्लेटो ने भी प्राय यही आधार अपनाए थे। और सेबाइन ने इसके संदर्भ में लिखा है कि प्लेटो तथा अरस्तु के प्रतिपादन में केवल ये अंतर है, और वह भी महत्वहीन प्रतीत होता है, कि प्लेटो अपने सच्चे राज्य को कानून प्रिय कहकर पुकारता है, जबकि अरस्तु उसे सामान्य हित के लिए शासित शासन कहकर पुकारता है। अरस्तु तथा प्लेटो की धारणा में समानता असमानता की यदि बात करें तो दोनों ने राज्यों के 6 वर्गों में विभक्त किया है, और दोनों ने एक ही क्रम में विभिन्न संविधानों का उल्लेख किया है। दोनों ने राज्यों के परिवर्तन चक्र का क्रम भी एक ही माना है, और दोनों ने संविधानों को सामान्य और विकृत यानी शुद्ध रूप और विकृत रूप, नॉर्मल और परवर्टेड की श्रेणियों में रखा है। परंतु अरस्तु के वर्गीकरण के आधार में शासक वर्ग का चरित्र उद्देश्य प्रधान है, जबकि प्लेटो का जो मापदंड है उसमें कानून का आदर या अनादर है। अब संविधान के शुद्ध रूप पे बात करें, यदि प्रभुसत्ता एक व्यक्ति में निहित है और वो शुद्ध रूप है तो वो राजतंत्र है, मोनार्ची। राज्य की सार्वभौम सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में होती है। इसमें वो जनहित में शासन करता है, और इस सच्चे संविधान को अरस्तु राजतंत्र की संज्ञा देते हैं। दूसरा है कुलीन तंत्र। राज्य की शासन सत्ता इसमें कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों के हाथों में रहती है, और वे आम जनता के हित में शासन करते हैं। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र कहलाती है। तीसरा है बहुतंत्र, संवैधानिक तंत्र, जिसको पॉलिटी कहा जाता है। अलग अलग किताबों में इसका हिंदी वर्जन जो है अलग अलग रूप में है। श्रेष्ठ जनतंत्र भी कह देते हैं, इसको बहुतंत्र भी कह देते हैं, संवैधानिक तंत्र भी कह देते हैं, इंग्लिश में इसको पॉलिटी कहते हैं। तो इसमें सार्वभौम सत्ता यदि जनसाधारण के हाथों में हो और सर्वसाधारण के कल्याण की बात से प्रेरित होकर यदि शासन हो
तो इस विधान को हम पॉलिटी कहते हैं, श्रेष्ठ जनतंत्र कहते हैं। इसमें शासन मध्यम वर्ग के लोगों के हाथों में होती है और योग्यता और आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य स्तर पर योग्य व संपन्न होते हैं। दूसरे जो रूप हैं संविधान के विकृत रूप हैं, जिसमें निरंकुश तंत्र। यदि शासन की संपूर्ण सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में हो और वो अपने हित या स्वार्थ के लिए शासन करता हो, तो इस प्रकार के विधान को हम निरंकुश तंत्र कहते हैं। ये राजतंत्र का विकृत रूप है और अरस्तु ने निरंकुश तंत्र को सभी विकृत संविधानों में निकृष्ट माना है। दूसरा है धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र। ये राज्य की शासन सत्ता संपत्तिशाली व्यक्तियों के हाथ में हो और केवल अपने वर्ग हित या स्वार्थों की पूर्ति हेतु सक्रिय हो, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को धनिक तंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। यदि शासन की शासन सत्ता गरीब व्यक्तियों के हाथों में हो और वे अपने वर्ग विशेष के स्वार्थों हितों की पूर्ति के लिए शासन यदि संचालित करते हैं, तो इस प्रकार के संविधान को हम प्रजातंत्र कहते हैं। तो ये उनके मोटे मोटे रूप हैं जिनके आधार पर हम बात करते हैं, जो वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब यहाँ स्पष्ट है कि अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है, हमको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वर्गीकरण के दो आधार हैं, एक तो उद्देश्य के आधार पर किया है, दूसरा संख्या के आधार पर किया है। तो संख्या प्रभुसत्ता का निवास कहाँ है, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों में, तो उसके आधार पर एक क्लासिफिकेशन है। और दूसरा उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर दो रूप हो जाते हैं, उसके सामान्य रूप और विकृत रूप हो जाते हैं। यानी यदि वो जन कल्याण के हित में शासन है तो वो सामान्य रूप है, शुद्ध रूप कह सकते हैं उसको। यदि वो उसके वर्ग के हितों में संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए है तो वो विकृत रूप है। तो ये उसका वर्गीकरण है। धन्यवाद।